Let us start with, yeah. Okay. So we were talking about surface ocean currents. Now we'll be talking about movements of ocean currents. अभी लास्ट लेक्चर में ना मैंने आपको बताया था कि ओशन करंट्स आर फॉर्म ड्यू टू डिफरेंस इन टेम्परेचर. मैंने बताया था कि टेम्परेचर जब डिफरेंट रहेगा तो ओशन करंट्स का फॉर्मेशन होता है. फिर मैंने बोला डेंसिटी. मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि हॉट वाटर इज लेस डेंसर, कोल्ड वाटर इज मोर डेंसर. तो डेंसिटी की वजह से भी ओशन करंट्स फॉर्म होते हैं. एंड प्लैनेटरी विंड्स बताया था. अभी प्लैनेटरी विंड्स का आपको मैंने पिक्चर नहीं बताया था लास्ट लेक्चर में, बट यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ. दिस इज अ इमेज ऑफ प्लैनेटरी विंड्स. कैन यू सी द विंड्स आर मूविंग इन डिफरेंट डायरेक्शंस एट डिफरेंट प्लेसेस. और उसके नाम भी दिए, देखो ना, पोलर ईस्टर्लीज, वेस्टर्लीज, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड्स, साउथ ईस्ट ट्रेड्स. जैसे इंडिया में जो आता है ना वो है साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स, साउथ वेस्ट ट्रेड विंड्स इंडिया में जो आता है. वेस्टर्लीज है, पोलर ईस्टर्लीज. अभी ये कैसे ना अपने को डिटेल में नहीं पढ़ना है बिकॉज ये अपने को नहीं है अभी पोर्शन में. ये सब आपको सिर्फ एक जस्ट एक आइडिया दे रहा हूँ कि व्हाट इज प्लैनेटरी विंड्स. और जो डायरेक्शन में ये विंड्स फ्लो होता है वही डायरेक्शन में वो ओशन करंट्स जाता है. क्योंकि हमने पढ़ा है कि द ओशन करंट मूव्स बिकॉज ऑफ द विंड्स. ओके. तो दिस आर द रीजंस विच हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था. बट देयर आर मेनी अदर रीजंस आल्सो फॉर द मूवमेंट ऑफ ओशन करंट्स. तो वो भी पढ़ते हैं डिटेल में. There are other reasons which are responsible for the direction and flow of ocean currents. They are two. That is, the first one is rotation of the earth and the next one is continental structure. अब rotation of the earth ocean currents को कैसे move करते हैं वो देखते हैं. ठीक है. Now let us take an example. Now this is the earth. This we know that the earth moves. It rotates from west to east. हमने chapter number 1 में पढ़ा था कि the earth rotates from west to east. Now the earth कैसे, it is divided into two parts. Earth is divided into two parts by a line which passes from the center of the earth. ठीक है. From the center of the earth, जिसको हम लोग बोलते हैं equator. That yellow line is equator. Equator divides the earth into two halves. That is, the first one is which is above is northern hemisphere और जो नीचे है वो है south, that is southern hemisphere. अब नदर्न हेमिस्फीयर में ना ओशन करंट्स मूव इन डिफरेंट डायरेक्शन एंड इन सदर्न हेमिस्फीयर दे मूव इन डिफरेंट डायरेक्शन. क्यों? बिकॉज द अर्थ इज रोटेटिंग. दैट इज द रीजन. अब नदर्न हेमिस्फीयर में ओशन करंट्स मूव क्लॉकवाइज. क्लॉकवाइज मालूम है ना? 12 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5. इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज. ठीक है. बट सदर्न हेमिस्फीयर में the ocean current moves anti-clockwise. मतलब 12 के बाद 11, 11 के बाद 10, 10 के बाद 9, 9 के बाद 8, 8 के बाद 7. So it is anti-clockwise. Okay, and this happens due to rotation of the earth. इसके लिए आपको southern hemisphere में the ocean currents will move anti-clockwise. In northern hemisphere it will be clockwise. Okay. Next, ये हो गया rotation of the earth. Next is continental structure. अब कॉन्टिनेंटल स्ट्रक्चर अगर मैं देखूं तो यहां पर ये मैप दिख रहा है आपको. ये मैप आपके टेक्स्ट बुक में भी है. इफ यू सी द ओशन करंट्स, सी इट केयरफुली, सी द ओशन करंट्स नियर द कॉन्टिनेंट्स. वहां पे है ना दे आर चेंजिंग देयर डायरेक्शन बिकॉज ऑफ द कॉन्टिनेंट्स. उनको अपना डायरेक्शन चेंज करना पड़ रहा है. तो जहां जहां पे भी कॉन्टिनेंट्स है, अभी आप बोलते रहेंगे सर ये तो ओशन करंट है, सर ये तो पानी के अंदर है, तो कॉन्टिनेंट का क्या आ गया इसमें? ठीक है. हमने मालूम है चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा था कॉन्टिनेंटल स्लोप. तो कॉन्टिनेंटल स्लोप देखा अपने पानी के नीचे भी होता है. तो ये जब ओशन करंट्स मूव होते हैं तो वो कॉन्टिनेंटल स्लोप को कोलाइड होके इट चेंजेस द डायरेक्शन एंड इट गोज अपवर्ड्स. ठीक है. और ये जो ओशन करंट्स यहाँ पे मूव होते हैं ना, दे मूव एट अ स्पीड ऑफ 10 to 12 किलोमीटर्स पर, दैट इज 2 to 10 किलोमीटर्स पर आवर. आई एम सॉरी, 2 to 10 kilometers per hour. Okay. अब मैंने बोला ना कि ये कॉन्टिनेंट को कोलाइड होके इट गोज इन अपवर्ड डायरेक्शन. सो व्हाट इज हैपनिंग? द वार्म करंट्स आर गोइंग टुवर्ड्स द कोल्ड एरिया and the cold currents are going from cold area towards the warm area. If you see the image carefully, थोड़ा confusing है, but अगर एक आप करंट को देखेंगे तो आपको समझेगा कि some of the currents are moving from equator towards pole and some currents are moving from equator towards the
सॉरी फ्रॉम पोल टुवर्ड्स द इक्वेटर, और इसको हम लोग ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, दे आर कॉल्ड एज कोल्ड करंट्स एंड वार्म करंट्स। तो कोल्ड करंट्स और वार्म करंट्स का भी फॉर्मेशन क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ कॉन्टिनेंटल स्ट्रक्चर, बिकॉज ऑफ द कॉन्टिनेंट्स द करंट्स आर मूविंग द डायरेक्शन। और कॉन्टिनेंट में हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? कॉन्टिनेंटल स्लोप के बारे में, ठीक है। कॉन्टिनेंटल स्लोप को कोलाइड होके वो चेंज कर रहा है डायरेक्शन, ठीक है। इसके लिए ना अगर आपको देखेंगे ना तो ज्यादा मूवमेंट्स है ना नॉर्थ हेमिस्फीयर में आपको दिख रहा है। साउथ में क्यों नहीं दिख रहा है? बिकॉज ज्यादा कॉन्टिनेंट्स नॉर्थ में, साउथ में कॉन्टिनेंट्स कम है। दिस इज द रीजन दैट आपको साउथ में उतना मूवमेंट नहीं दिखेगा, बट नॉर्थ में आपको जो कोलिजन है, वो डाइवर्जन है ना, वो ज्यादा दिखेगा, बिकॉज नॉर्थ में कॉन्टिनेंट ज्यादा है, इफ यू सी द मैप केयरफुली, ठीक है। तो कॉन्टिनेंटल स्ट्रक्चर एंड मूवमेंट ऑफ द अर्थ इज ऑल्सो अ रीजन फॉर फॉर्मेशन एंड द डायरेक्शन ऑफ ओशन करंट्स, ठीक है। मतलब ओशन करंट का डायरेक्शन क्यों चेंज होता है, ओशन करंट का वेलोसिटी क्यों चेंज हो रहा है, बिकॉज ऑफ दिस टू रीजंस, ठीक है। अगर एक आया क्वेश्चन आया, व्हाट इज द रीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ओशन करंट, तो ये आंसर आना चाहिए कॉन्टिनेंटल स्ट्रक्चर एंड रोटेशन ऑफ द अर्थ, ठीक है। इधर तक आपको समझा? चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ वी कम टू इफेक्ट्स ऑफ ओशन करंट्स ऑन ह्यूमन लाइफ। अपने को कैसे इफेक्ट करता है ओशन करंट्स, अपने लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है उसका, वो अपने को पढ़ने का भी, ठीक है, एक एक करके। नाउ ओशन करंट्स अफेक्ट्स द क्लाइमेट। Trust me, ocean currents affects the climate, especially near the coastal areas. In cold regions where the warm ocean current flow, the climate becomes warmer. ठीक है, जहां पे ठंडा है क्लाइमेट, वहां पे जब वार्म करंट जाता है तो उधर के एरिया में द टेम्परेचर इंक्रीजेस, इट बिकम्स वार्मर, ठीक है। लेकिन मैं ये किसका बात कर रहा हूं? कोस्टल एरियाज का। इंटीरियर तक अफेक्ट नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर वार्म ओशन करंट्स मुंबई कोस्ट पे आ रहे हैं तो मुंबई के आजू बाजू के एरिया, कोंकण का एरिया, यहाँ पे आपको टेम्परेचर राइज दिखेगा, बट इंटीरियर तक पहुंचता नहीं। इट विल नॉट गो टिल नासिक, इट विल नॉट गो टिल पुणे, अच्छा पुणे तक जाएगा बट नासिक या उसके आगे नहीं जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? तो ये कोस्टल एरियाज को ज्यादा अफेक्ट करता है। नेक्स्ट इज इन सम रीजन्स द अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन इंक्रीजेस। प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या है? प्रेसिपिटेशन का मतलब है when anything which falls from the clouds, चाहिए तो लिख लो वहां पे, precipitation means when anything falls from the cloud, it is called as precipitation. It can be rainfall, it can be snowfall, ठीक है। Example, the warm ocean currents flowing near western Europe, southern Alaska, which is a part of America, and Japanese coast. यहां पे है ना आपको ज्यादा बारिश या ज्यादा स्नोफॉल दिखेगा। समझ में आ रहा है? तो प्रेसिपिटेशन लेवल क्यों? यहाँ पे वार्म ओशन करंट्स जा रहे हैं, और ये वार्म ओशन करंट्स क्या करते हैं, वहां पर के एरिया का, वहां पर का टेम्परेचर बढ़ाते हैं और साथ में मॉइस्चर भी लेके जाते हैं, और उस मॉइस्चर से यहाँ पे रेनफॉल होता है, और अगर वो कोल्ड एरिया है तो वहां पे स्नोफॉल भी होगा, ठीक है। तो ये वार्म ओशन करंट्स क्या कर रहे हैं? दे आर टेकिंग मॉइस्चर विद देम, and this is the result that it rains over there. तो रेनफॉल आपको ओशन करंट से मिल रहा है, which is very much important because rainfall is something which is a primary source of drinking water, fresh water. तो अगर ये वार्म ओशन करंट्स इस एरिया में नहीं पहुंचेंगे तो वहां पे रेनफॉल नहीं होगा, एंड इमेजिन अगर वहां पे रेनफॉल नहीं होगा तो वहां पे वाटर क्राइसिस होने का चांसेस है। दिस इज हाउ मच इट इज इंपॉर्टेंट टू ह्यूमन लाइफ, ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। तो अगर ये वेस्टर्न यूरोप या सदर्न अलास्का या जापानीज कोस्ट में नहीं गया तो वहां पे कैसे रेनफॉल और स्नोफॉल नहीं होगा, ओके। तो ये ओशन करंट्स का इतना इंपॉर्टेंस है, ओके। अच्छा, अभी आप सोचते रहेंगे सर ये ओशन करंट्स जो जा रहे हैं वहां पे, दिस गोज ऑन अ कंटिन्यूअस बेसिस, सर हर बार जाते हैं? यस, एवरी टाइम इट गोज ओवर देयर। वो उन लोग का एक पूरा सीक्वेंस ही है, बट ये सीक्वेंस कभी कभी टूट जाता है बिकॉज ऑफ ह्यूमन इंटरवेंशन। अब ह्यूमन इंटरवेंशन मतलब क्या सर? बिकॉज ऑफ पोल्यूशन, बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, ये सब रीजन की वजह से अगर वो सीक्वेंस टूट गया तो उस साल वहां पे बारिश नहीं होगा। आपने भी एक्सपीरियंस किया रहेगा इंडिया में, कभी कभी इंडिया में एक साल ऐसा होता है कि बारिश बिल्कुल नहीं होता है, मतलब होता है बट नहीं के बराबर। क्यों होता है? बिकॉज ऑफ दिस रीजंस।
बिकॉज ऑफ ह्यूमन इंटरवेंशन जो सीक्वेंस होता है वो टूट जाता है। ठीक है, जो करंट्स आने थे, जो विंड्स आने थे, वो अपने पास आते ही नहीं है, और जब वो करंट्स और विंड्स अपने पास नहीं आएंगे ना, तो रेनफॉल और स्नोफॉल को अफेक्ट करेगा। ठीक है, तो इसके लिए वार्म करंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। चलो आगे बढ़ते हैं। इट रिड्यूसेस द इंटेंसिटी ऑफ विंड, ठीक है, देयर एंड मेक्स देम वार्मर। अभी कैसे है ना, फॉर एग्जांपल अब अगर यूरोप जाएंगे ना, तो यूरोप में कैसा है कि द क्लाइमेट इज टेम्परेट। टेम्परेट बोलेगा तो वहां पर का एकदम अच्छा क्लाइमेट है। सबसे बेस्ट क्लाइमेट फॉर ह्यूमन इज यूरोप, दैट इज 17 डिग्रीज टू 18 डिग्रीज। लेकिन ये 17 डिग्रीज टू 18 डिग्रीज क्यों मेंटेन है ना, बिकॉज ऑफ द करंट्स, ओशन करंट्स। अगर ये ओशन करंट्स जो होता है ना, वार्म ओशन करंट्स, अगर ये वार्म ओशन करंट्स वहां पे नहीं जाते थे ना इन यूरोपियन कंट्रीज, तो वहां पर का टेम्परेचर 3 डिग्री, 2 डिग्री या माइनस में भी जा सकता था। और माइनस में जाएगा या 1-2 डिग्री रहेगा तो इट इज नॉट गुड फॉर ह्यूमन लाइफ। तो ये लोग क्या करते हैं ना, वहां पर का टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं बाय प्रोवाइडिंग वार्म ओशन करंट्स। उससे क्या होता है, उधर का टेम्परेचर कंट्रोल में रहता है, ड्रॉप नहीं होता है। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट के नीचे नहीं जाता है, दैट इज 0 डिग्री के नीचे नहीं जाता है। ठीक है, तो वार्म करंट्स वहां पे जाके उस टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं। वैसे ही कोल्ड करंट्स वार्म एरिया में आके उधर के भी एरिया को ज्यादा गर्म होने से रुका देते हैं। ठीक है, अगर कोल्ड करंट्स नहीं आएंगे नियर वार्मर एरिया, तो व्हाट विल हैपन, उधर का टेम्परेचर बढ़ते जाएगा, इट विल गो मोर देन 45-50। अगेन इट इज नॉट सुटेबल फॉर ह्यूमन लाइफ। So why these people are living in this hot area as well as in cold area and still surviving because of the ocean currents. ठीक है? Next is, this is the reason that the ports do not freeze in winter in European coast. अगर आप यूरोप पे जाएंगे तो उधर के पोर्ट्स कैसे है कि फ्रीज होने चाहिए थे, उधर का पानी पूरा फ्रीज होना चाहिए था, अगर ये वार्म करंट्स उधर पहुंचते ही नहीं थे। ट्राई टू इमेजिन, अगर वार्म करंट्स नहीं पहुंचेंगे और उधर का पूरा पानी फ्रीज हो जाएगा, तो पूरा ट्रेड जो होता है, ट्रेड मालूम है ना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो होता है, वो जो ट्रेड होता है ना फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, वो नहीं हो पाएगा 3 सी रूट, बिकॉज पानी नहीं है, पूरा फ्रीज है, तो कैसे लोग आएंगे, सर्वाइव कैसे करेंगे। तो ये क्या कर रहा है, ये पोर्ट्स को एक्टिव रख रहा है बाय प्रोवाइडिंग वार्म ओशन करंट्स। तो पोर्ट्स एक्टिव रहेंगे तो कंट्री का बिजनेस होते रहेगा। तो देखो कितने कौन से लेवल तक है, इट इज ऑल्सो अफेक्टिंग द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। ठीक है, नेक्स्ट वन, इट रिड्यूसेस द इंटेंसिटी ऑफ द विंटर देयर एंड मेक देम वार्मर, and this is the reason that the ports are do not freeze in the winter. This is an example of the port. Okay, तो यहाँ पर कैसे कि the port does not freeze, it stays active throughout the year apart from rainy seasons. ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इफेक्ट में। इफ द ओशन करंट हैड बीन एब्सेंट, अभी एक इमेजिन करो कि ओशन करंट पानी में होता ही नहीं था। ठीक है, तो क्या होता था मालूम है क्या, वो जो पानी रहता था ना, वो पानी मूव ही नहीं होता था, पानी स्टिल रहता था। अब जब पानी स्टिल होगा तो अंदर का जो मरीन लाइफ है वो भी मूव नहीं करेगा। ठीक है, the biotic components of the water would have been devoid of food and marine life, and its ecosystem would have been limited in its extent. मतलब आपको सब जगह मरीन लाइफ नहीं दिखता था, जहां पे फूड अवेलेबल है वहां पे ही दिखता था। ठीक है, तो वो फिशिंग करने के लिए भी डिफिकल्टी होता था, और जो बायोटिक लाइफ है पानी के नीचे उसको सर्वाइव होने में भी डिफिकल्टी होता था। बिकॉज ऑफ दिस ओशन करंट्स, the ecosystem of the ocean is moving from one place to another. The fishes are moving from one place to another with the help of ocean currents. अगर आपने वो मूवी देखा रहेगा, there was a animated movie that was called as Finding Nemo. तो फाइंडिंग नीमो में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पानी का ओशन करंट का उन्होंने एक एग्जांपल दिया है। तो कुछ कुछ फिशेस है ना, दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद द हेल्प ऑफ ओशन करंट्स। समझा? और ये फिश मूव होते हैं, इसके लिए तो पूरा एक्वेटिक लाइफ जो इकोसिस्टम है पानी का, वो मूव हो रहा है। ठीक है, तो अगर पानी स्टिल रहेगा, देयर विल बी नो मूवमेंट, इट विल बी प्रॉब्लम फॉर अ ह्यूमन लाइफ आल्सो एंड फॉर द एक्वेटिक लाइफ इन द वाटर आल्सो। ठीक है, तो इतना इंपॉर्टेंट है ओशन करंट्स। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इफेक्ट देखते हैं। अब कैसे है ना, द रीजन वेयर द कोल्ड करंट्स एंड द ओशन दैट इज वार्म ओशन करंट मीट्स, मतलब कैसे देयर इज अ मीटिंग पॉइंट ऑफ कोल्ड करंट्स एंड वार्म करंट्स। जहां पे ये दोनों मिलते हैं ना, there is a growth of planktons,
एंड एल्गे। जो फर्स्ट पिक्चर दिख रहा है ना दैट इज प्लैंक्टन्स, और जो सेकंड पिक्चर दिख रहा है दैट इज एल्गे। इट्स अ टाइप ऑफ वेजिटेशन व्हिच ग्रोज इन द वाटर। प्लैंक्टन्स मतलब क्या? द प्लांट्स व्हिच ग्रोज इन द वाटर। अब ये जो प्लांट्स है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज दे आर फूड फॉर फिश, एंड दिस इज द, अभी खाने को मिलता है फिश को यहाँ पे, तो फिश यहाँ पे ब्रीड भी करेगा, ब्रीड बोलेगा तो दे विल सर्वाइव ओवर हियर, दे विल ले एग्स ओवर हियर, देयर विल बी मोर फिशेस, उनका पूरा फैमिली बन जाएगा वहां पे, ठीक है। अब इतने फिशेस अगर वहां पे रहेंगे, so don't you think there will be a fishing activity, it will be easy for fishing over here? So these places are called as fishing grounds. इसको क्या बोलते हैं? fishing grounds. So where the place where cold currents and warm currents meet, there is a growth of planktons. अब क्यों ग्रो हो रहा है यहाँ पे प्लैंक्टन्स और वेजिटेशन? बिकॉज दैट इज द सुटेबल कंडीशन, ना ज्यादा गर्म ना ज्यादा ठंडा, क्योंकि दोनों मिक्स हो रहे हैं, कोल्ड करंट्स एज वेल एज वार्म करंट्स। तो उससे क्या होता है कि ऐसे एरिया में प्लैंक्टन्स इजीली ग्रो हो सकते हैं। एकदम ज्यादा हीट रहेगा तो भी ग्रो नहीं कर पाएंगे, और ज्यादा कोल्ड रहेगा तो भी ग्रो नहीं हो पाएगा। तो when this cold currents and warm currents they meet each other, there is a growth of planktons, and these are fish food. तो fish यहाँ पे attract होते हैं, fish यहाँ पे breed होते हैं, ठीक है। तो these are the fishing grounds, and some examples of fishing grounds is Grand Bank near North America, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका मतलब जहाँ पे यूएसए है, coast of Atlantic Ocean, and the second one is Dodger Bank near European coast in Atlantic Ocean, ठीक है। तो ये दो एग्जांपल्स है जहां पे दे आर, दिस बैंक्स आर फिशिंग ग्राउंड। बैंक मतलब क्या? इसको रिवर बैंक बोलते हैं। रिवर बैंक बोलेगा तो सॉरी सी बैंक बोलते हैं, आई एम सॉरी, सी बैंक बोलेगा मतलब द कोस्टल पार्ट, ठीक है, विच इज नियर टू द कॉन्टिनेंटल शेल्फ, जो हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 4 में। तो ये सब फिशिंग ग्राउंड है जहाँ पे फिशिंग होते रहता है, ठीक है। तो ये भी एक एडवांटेज हो गया। दूसरा एडवांटेज क्या मालूम है? सबसे इंपॉर्टेंट एडवांटेज है, ओशन करंट्स आर आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर ट्रांसपोर्टेशन। If the ship moves along the ocean currents, the ship will move faster and save fuel. अभी आपको एग्जांपल देता हूं। आप जब कार में बैठते हो तो जब एक स्लोप आता है ना, डाउनवर्ड स्लोप, जब आप नीचे जा रहे हो, तो बहुत जन क्या करते हैं, उन्होंने कार को न्यूट्रल पे रखते हैं। न्यूट्रल मतलब कार को बंद कर देते हैं, क्योंकि स्लोप है तो गाड़ी अपने आप नीचे जाता है। तो जितना वो पोर्शन नीचे जा रहा है ना, उतना फ्यूल तो बच रहा है ना। स्लोप में आपको गाड़ी चालू रखने का जरूरत नहीं है, वो अपने आप नीचे जाएगा, आपको सिर्फ ब्रेक पे पैर रखना है। तो वैसे ही पानी में जब ओशन करंट्स वो डायरेक्शन में जा रहा है ना, तो शिप को उतना फ्यूल और उतना एक्सेलरेशन का जरूरत नहीं है, बिकॉज ओशन करंट्स भी हेल्प कर रहे हैं वो शिप को मूव होने के लिए। एंड इफ यू आर अगेंस्ट द ओशन करंट्स, देन आपको ज्यादा फ्यूल लगता है। तो अभी कैसे है कि मेजरली ऑल द शिप्स दे मूव अलोंग द ओशन करंट्स व्हेन दे सेल। समझा? इससे क्या होता है कि फ्यूल भी सेव होता है और जल्दी भी पहुंचते हैं। तो ये भी ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प कर रहा है। नेक्स्ट इज नियर द कोस्ट वेयर द कोल्ड करंट्स फ्लो द अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन इज लो। अभी हम लोग है ना नेगेटिव इफेक्ट पढ़ने वाले। अभी तक हमने क्या पॉजिटिव, अब आगे हम लोग नेगेटिव इफेक्ट पढ़ने वाले, ठीक है। इसके नेगेटिव इफेक्ट क्या है ओशन करंट के? अभी कुछ कुछ एरिया में ना, कोस्टल एरिया में जहाँ पे कोल्ड करंट फ्लो होता है ना, वहां पे द प्रेसिपिटेशन इज लो। प्रेसिपिटेशन मतलब क्या? वहां पे बारिश नहीं होता है। और जब बारिश नहीं होएगा तो उस एरिया में क्या होता है कि वहां पर डेजर्ट आता है या सेमी एरिड एरिया होता है। सेमी एरिड मतलब क्या? सेमी ड्राई। उधर का एरिया ड्राई होगा, अगर बारिश नहीं होगा तो ड्राई होगा। तो प्लेसेस लाइक पेरू विच इज इन साउथ अमेरिका, चिले विच इज इन साउथ अमेरिका, एंड द एरिड डेजर्ट्स ऑफ साउथ वेस्ट अफ्रीका, ये लोग है ना, यहाँ पर डेजर्ट क्यों है, यहाँ पे ड्राई क्यों है? बिकॉज यहाँ पे कोल्ड करंट्स आने की वजह से प्रेसिपिटेशन कम हो रहा है। बिकॉज कोल्ड करंट्स डज नॉट ब्रिंग मॉइस्चर, याद रखना। वार्म करंट्स ब्रिंग मॉइस्चर। अपने यहाँ पे देखा है ना, अपने समर सीजन के बाद में क्यों बारिश होता है? बिकॉज समर्स में वार्म करंट्स आते हैं इंडिया में, विच रिजल्ट इनटू रेनफॉल। बट जब विंटर सीजन होता है, तो विंटर सीजन के बाद में कभी बारिश देखा आपने? नॉट पॉसिबल। समझा? तो यहाँ पे कोल्ड करंट जब आ रहे हैं ना, तो उन लोग वो मॉइस्चर नहीं लेके आ रहे उतना, वो लोग लेके आ रहे हैं बट उतना नहीं लेके आ रहे जिससे बारिश हो। एंड दिस इज द रीजन ये जो एरिया है यहाँ पे, ये ड्राई एरिया है, दे आर डिवॉइड ऑफ वाटर बिकॉज दे आर ड्राई एरिया। तो ये फर्स्ट नेगेटिव इफेक्ट है।
ओशन करंट्स का. नेक्स्ट इज at the places where the cold and warm currents meet there is a chance of fog. अगर आपने देखा रहेगा बाहर का टेम्परेचर ज्यादा है, यह मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, बाहर का टेम्परेचर ज्यादा है और आप रूम में एसी लगा के बैठते हो तो 1-1.5 घंटे के बाद में आपने देखा ग्लास पूरा उस पर मिस्ट आ जाता है. ठीक है, जो वो ग्लास ट्रांसपेरेंट है आपको दिखता नहीं है बिकॉज उस पर मिस्ट आ जाता है, बिकॉज बाहर गर्मी है और अंदर ठंडी है. तो सेम यहाँ पे क्या होता है कि व्हेन कोल्ड करंट्स एंड वार्म करंट्स दे मीट ईच अदर देयर इज अ क्रिएशन ऑफ फॉग. एंड व्हेन देयर इज फॉग इन ऑन द ओशन तो क्या होता है, इट इज डिफिकल्ट फॉर ट्रांसपोर्टेशन. आपको समझ में नहीं आता कि सामने क्या है, सामने सी रॉक है, सामने दूसरा शिप है क्या. उससे क्या होता है, देयर इज अ चांसेस ऑफ एक्सीडेंट. समझा, इतना फॉग रहेगा तो सेलिंग के लिए डिफिकल्ट हो जाता है. ओके, तो ये एक नेगेटिव इफेक्ट है. ओके, एग्जांपल द वार्म गल्फ स्ट्रीम्स करंट एंड द कोल्ड लैब्राडोर करंट. दिस आर द टू करंट्स व्हिच फ्लोज इन द हेमिस्फीयर. ये दो करंट जब मिलते हैं तो एक आइलैंड है, न्यू फाउंड आइलैंड. ये आपका होमवर्क है कि आपको पता करना है कि ये न्यू फाउंड आइलैंड कौन से कॉन्टिनेंट पे है या कौन से कंट्री में है, के पास है. दिस इज योर होमवर्क, दिस इज योर रिसर्च कि वार्म गल्फ स्ट्रीम करंट्स एंड कोल्ड लैब्राडोर करंट ये कौन से हेमिस्फीयर में आता है, और न्यू फाउंडलैंड आइलैंड ये कौन से कंट्री के पास आता है या कौन से कॉन्टिनेंट के पास आता है. ये आपका गूगल सर्च करके आपको निकाल के नेक्स्ट लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे. दिस लीड्स टू डेंस फॉग. यहाँ पे फॉगी एरिया होता है, ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस रीजन. ये आपका होमवर्क है, याद रखना. नेक्स्ट इज कोल्ड करंट्स कैन लीड टू फॉर्मेशन ऑफ आइसबर्ग. आपने आइसबर्ग देखा रहेगा. अब आइसबर्ग कैसा है ना कि उसका साइज ह्यूमंगस भी होता है, ठीक है, बहुत बड़ा होता है. एंड दिस आइसबर्ग्स ना दे ट्रैवल फ्रॉम पोलर एरियाज. एंड व्हेन दे ट्रैवल फ्रॉम पोलर एरियाज बिकॉज दे आर फ्लोटिंग इन द वाटर, व्हेन दे ट्रैवल फ्रॉम पोलर एरियाज ना दे कैन कम इनटू द सी रूट. अभी कैसे है ना कि अपने को पता नहीं चलता है कि सी में सी रूट क्या होता है, बट सेलर्स को पता है कि दिस इज द रूट टू रीच द प्लेस. अगर उसके बीच में अगर वो आइसबर्ग आ गया तो प्रॉब्लम क्या होगा मालूम है क्या, इट विल कोलाइड विद द आइसबर्ग एंड देयर इज अ चांसेस ऑफ क्रैशिंग ऑफ द शिप. if you have seen that movie Titanic was a real ship, it was a big ship, but it collided with the iceberg. और नीचे का जो हिस्सा था उसमें there was a leakage and the water started entering the ship and ship it drowned. So iceberg is a very dangerous thing. ठीक है, इतना बड़ा शिप अगर उसको झेल नहीं पाया तो छोटे छोटे शिप्स में नहीं रोक सकते. तो crashing to the iceberg is again a big problem if you go in the Arctic Ocean, ठीक है, या इफ यू गो नियर द एंटार्क्टिक. अगर आप पोलर एरियाज में जाएंगे तो आपको ये प्रॉब्लम क्रिएट होता है. ठीक है, तो ये था नेगेटिव इफेक्ट्स. तो ये 3 नेगेटिव इफेक्ट्स था और हमने पॉजिटिव इफेक्ट भी पढ़े. ओके, अभी कुछ डाउट्स हैं इसके रिलेटेड तो यू कैन आस्क मी नाउ. मीनिंग ऑफ एरिड डेजर्ट ड्राई. एरिड बोलेगा तो ड्राई. एरिड मीन्स ड्राई. ओके, मीनिंग ऑफ कंडेंसेशन मतलब क्या है, when the water when the water vapor turns into water droplets because of decrease in temperature. When the water vapor turns into water droplets because of decrease in temperature is called as condensation, and condensation results into rainfall. क्लाउड्स के अंदर जो वाटर वेपर होते हैं, जब टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है ना तो वो वाटर वेपर इट टर्न्स इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स. इसके लिए अपने को रेनफॉल मिलता है. Okay, Omkar, I got it. You have chapter number 10. We'll do it in the next or the coming lecture.
ओके, आई टोल्ड यू तुम्हारा लैब्राडोर करंट और वो जो वार्म करंट था ये कौन से एरिया में मिलता है, और न्यू फाउंड आइलैंड ये कौन से कंट्री या कॉन्टिनेंट के पास मिलता है, ये आपका होमवर्क था। अच्छा, चैप्टर नंबर 4 का जो पेंडिंग होमवर्क था आपने किया है सबने, जो लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था, एक डायग्राम दिया था। चलो मैं आपको बोलता हूँ, आपको वीडियो ऑन करके दिखाना है होमवर्क। एम्बुलेंस, शो योर होमवर्क। एम्बुलेंस, ऑन योर वीडियो एंड शो योर होमवर्क। Okay, thank you, Ambelan. You can switch off your video. Chalo. Next is Ramandeep from JB Nagar. Switch on your camera and show me the homework. Can you zoom? Can you take it? Yeah, thank you. Okay. Okay, great. Switch off your camera. Adit Dinesh from Ghatkopar. Switch on your camera and show me the homework which was given like 2 weeks back. Thank you, Adit. Great. Okay. There is one more homework for the next lecture. There is one more homework for the next lecture. Have you got the notes? Have you got the notes? आपको क्लासेस का नोट्स मिला है? ओके तो आपको क्या करना है मालूम है क्या? ये चैप्टर नंबर 4, yes you have the master key, I'm talking about that only. मास्टर की जो दिया है आपको क्लासेस से, उसमें चैप्टर नंबर 4 का जितना भी ऑब्जेक्टिव्स है, ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस लाइक फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू और फॉल्स, मैच द कॉलम, ये सब आपको पढ़ के आना है नेक्स्ट लेक्चर के लिए। चैप्टर नंबर 4 का फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द कॉलम, ट्रू और फॉल्स, जितने भी ऑब्जेक्टिव्स है, आंसर इन 1 or 2 सेंटेंस, नेम द फॉलोइंग, जो भी रहेगा उसमें यू हैव टू लर्न एंड यू हैव टू कम इन द नेक्स्ट लेक्चर, बी प्रिपेयर्ड एंड कम। Yes, Advika, you can show me the homework. Well, let's see Advika's homework. Advika, switch on your camera and show the homework, Advika. I can see Advika, it is not visible. Yeah, now it is. Thank you. Thank you, that's a great diagram. Thank you. Switch off your camera. अच्छा, तो अभी नेक्स्ट लेक्चर का आपको होमवर्क पता चल दिया है। आपको 2 होमवर्क दिया है, एक तो आपको ऑब्जेक्टिव्स चैप्टर नंबर 4 का पढ़ना है, और दूसरा है आपको वो रिसर्च करना है, दैट इज वेरी इजी। तो हम लोग यहाँ पे लेक्चर एंड करते हैं। वी आर डन विद द लेक्चर, वी आर डन विद दिस फर्स्ट पार्ट। अभी सिर्फ डीप ओशन करंट्स बचा है जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। चलो टेक केयर, बाय, थैंक यू।